चलिए आज बात करते हैं उन नियमों की जो भारत की नींव रखते हैं। संविधान के पहले 4 अनुच्छेद। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये वो ब्लूप्रिंट है जो बताते हैं कि भारत असल में है क्या। और सबसे दिलचस्प बात, इसकी सीमाओं को कैसे बदला जा सकता है। तो सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं, क्या भारत का पॉलिटिकल मैप जैसा हम आज जानते हैं वो पत्थर की लकीर है या उसे बदला भी जा सकता है? इसका जवाब हमारे संविधान के बिल्कुल शुरुआती पन्नों में ही छिपा है। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें संविधान के भाग I को देखना होगा। इससे आप समझिए देश की नींव का पत्थर। ये वो हिस्सा है जो भारत की पहचान तय करता है, इसकी सीमाएं बताता है और सबसे ज़रूरी बात ये बताता है कि इस पहचान को बदला कैसे जा सकता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आर्टिकल 1 से, जहां देश को पहली बार उसका आधिकारिक नाम और उसकी पहचान मिलती है। ये सुनने में तो एक छोटा सा वाक्य लगता है ना? लेकिन इसके अंदर 2 बहुत बड़ी बातें छिपी हैं। पहली, देश के 2 आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी कि ये राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन इस राज्यों के संघ का असल में मतलब क्या है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर राज्यों का संघ शब्द चुना, ना कि राज्यों का परिसंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल साफ था, भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता। देश एक है, बस प्रशासन की सुविधा के लिए उसे अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। और जब हम ये कहते हैं कि राज्य सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए हैं, तो यहीं पर संविधान का एक बहुत शक्तिशाली पहलू सामने आता है। ये हमारी संसद को भारत का नक्शा बदलने की ताकत देता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। यहाँ 2 खास आर्टिकल्स काम करते हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। देखिए, आर्टिकल 2 संसद को ताकत देता है कि वो किसी बाहरी इलाके को भारत में शामिल कर ले, मतलब कोई ऐसा हिस्सा जो अभी भारत का नहीं है। वहीं आर्टिकल 3 पूरी तरह से देश के अंदर की बात करता है, यानी हमारे मौजूदा राज्यों की सीमाओं को फिर से बदलना या बनाना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आर्टिकल 3 के तहत संसद की ताकत बहुत ज़्यादा है। वो किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं या नाम को बदल सकती है, या फिर 2-3 राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक बिल्कुल नया राज्य भी बना सकती है। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है? प्रक्रिया काफ़ी सीधी सादी है। सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी से एक बिल संसद में लाया जाता है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य के पास भेजते हैं जिस पर इसका असर पड़ रहा है, ताकि वो अपनी राय दे सकें। और यही एक दिलचस्प मोड़ आता है। राज्य अपनी राय तो दे सकता है, पर संसद उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। और आखिर में बिल को संसद में बस एक सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है और देश का नक्शा बदल जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक कह सकते हैं एक सीक्रेट छिपा है, जो मिलता है आर्टिकल 4 में। और यही वो चीज़ है जो इस पूरे काम को इतना आसान बना देती है। पहले इस नंबर को याद रखिए, 368। ये संविधान का वो आर्टिकल है जो मुश्किल संवैधानिक संशोधनों के बारे में है, जिनके लिए संसद में एक स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर आर्टिकल 4 अपना कमाल दिखाता है। वो साफ साफ कहता है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने वाला कोई भी कानून आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत का नक्शा बदलने के लिए किसी भारी भरकम संवैधानिक बदलाव की जरूरत ही नहीं है। संसद इसे एक आम कानून की तरह एक सिंपल वोट से बदल सकती है। ये हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी और अनोखी बात है। तो हमने ये सब कानून तो समझ लिए, पर इसका असल मतलब क्या है? भारत की पहचान के लिए इन नियमों की क्या अहमियत है? भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अक्सर एक लाइन कही जाती है। इसका मतलब है कि संघ यानी भारत देश हमेशा रहेगा। ये अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके अंदर के हिस्से यानी हमारे राज्य, वो स्थायी नहीं है। उन्हें बदला जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि खत्म भी किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि भारत एक अविनाशी संघ है, लेकिन इसके राज्य बदले जा सकते हैं। नक्शा बदलने की असली और आखिरी ताकत संसद के पास है, जो देश को वक्त के साथ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढलने की एक अनोखी क्षमता देती है, चाहे वो प्रशासनिक ज़रूरतें हों या फिर नई क्षेत्रीय आकांक्षाएं।
और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब एक नई सोच के साथ। जब हम ये जानते हैं कि हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है, तो ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में प्रशासनिक और सामाजिक राजनीतिक बदलावों के आधार पर भारत का नक्शा आखिर कैसा दिख सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।